हेलो दोस्तों, मेरी उम्र 21 साल थी। मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। उन दिनों गर्मी शुरू हो गई थी, इसलिए हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थीं। रोज की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकान से चूर होकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सिर की मसाज कर रही थी। मेरी एक कहानी की आवाज सुनकर मेरा भाई अयान बंद कमरे में आया। कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, क्या भाई, मम्मी सारा काम मेरे सर पर डाल कर चली जाती हैं। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से मुलाजमा भी छुट्टी पर है। मुझसे नहीं होते ये घर के काम। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, उसे पियोगी तो सुकून मिल जाएगा। अयान की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सोऊंगी तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। अयान कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद ठंडे दूध के गिलास के साथ वह वापस आया। मुझे उस पर बहुत प्यार आया। दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैं उसे ढेर सारी आशीर्वाद देने लगी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने ग्लास एक साइड पर रखा और लेट गई। अयान कहने लगा, चलो मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, तुम सो जाओ। वह मेरे सिरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा। मुझे भी सुकून आने लगा था, दर्द की भी कम होने लगी थी। मैं आंखें मूंद कर सोने लगी और गहरी नींद में चली गई। पता ही नहीं चला कि घंटों तक मैं सोती रही थी। मेरी आंख मम्मी की आवाज पर खुली। मैं हड़बड़ा कर आंखें खोली तो मेरा सिर बुरी तरह से बोझिल था। घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। बड़ी अजीब बात थी कि पापा ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही न हुआ। मैं उठकर जैसे ही 2 कदम चली तो मुझे चक्कर आ गए। आँखों के आगे अंधेरा छा गया। अगर दीवार पर हाथ न रखती तो यकीनन गिर जाती। मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो खाने की टेबल पर सब बैठे मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर आराम के साथ कुर्सी पर बैठ गई। वो मुझे देखकर अयान खाना मेरी प्लेट में डालने लगा और फिर मम्मी से कहने लगा कि मम्मी, अन्नू पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करें। अरे, अगर अन्नू नहीं आ रही तो उसकी जगह किसी और को रख लें। यह बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखें तो इसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई खराब हो चुकी थी। मैं काफी थकी हुई महसूस कर रही थी। मेरी मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते थे, क्योंकि सिर्फ पापा की जॉब से घर चलना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाइयों के खर्चे भी कुछ कम नहीं थे, इसलिए मेरी मम्मी भी उसी कंपनी में जॉब करती थी जहां पापा करते थे। मैं और अयान कॉलेज जाते थे, मगर अभी गर्मी की वजह से छुट्टियां थी, इसलिए हमें घर ही रहना पड़ रहा था। मैंने ये बात नोट की थी कि पिछले कुछ दिनों से अयान मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अटैच हो चुका है। जब से मुझे छुट्टियां हुई थी, वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम कर रही होती तो आकर मेरी मदद करने लगता। अगर मैं थक जाती तो मेरा सर दबा देता। मैं उसे मना करती, मगर वह कहता कि नहीं, तुम थक चुकी हो, इतना काम करती हो, मेरा हक है कि मैं तुम्हें सुकून पहुंचाऊं। मैं भी खामोशी से लेटी रहती, मगर एक रात जो कुछ हुआ उससे मेरे होश उड़ गए थे। क्या अयान कभी ऐसा भी कर सकता है? मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात के वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आया हुआ है। आहिस्ता से चलता मेरे बिस्तर के करीब आया हो। भले ही मैं सो रही थी, मगर मेरा ज़हन बेदार था। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जब मैंने उठकर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था, बस कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैं सोने से पहले हमेशा दरवाजा बंद करके सोती थी, फिर खुद कैसे खुल सकता था। मैं नींद से भरी आंखों से उठी और दरवाजे को लॉक करने लगी। दरवाजा लॉक करने के बाद दोबारा पलटकर बिस्तर पर सो गई। मेरी आंखें बंद होते ही एक बार फिर मुझे कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई बिस्तर पर मेरे पास बैठ रहा हो। ऐसा लगा जैसे कोई अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा रहा हो, लेकिन जब मैंने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। मुझे घबराहट होने लगी थी। मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी। दरवाजा खोलकर भी बाहर देखा, मगर वहाँ पर भी कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था।
मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। उसी वक्त अयान भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर उसने पूछा, क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आई और पीछे पीछे वह भी आ गया। उसने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में सो जाओ। लेकिन वह जिद करने लगा, मैं आपको अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता, आप सो जाएं, मैं यही सो जाता हूँ। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गई और उसने तकिया उठाकर सोफे पर रख लिया और वहीं सो गया। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सरहाने बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा हो। उसने मेरे बालों को सहलाया, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं सुकून से सो रही थी। मुझे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा अजीब था, लेकिन जब मैंने अपने भाई पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने जिस्म को दुपट्टे से ढक रखा था। मेरी कमीज बेतरतीब हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह आराम से नहीं सोई थी। आज मैं बहुत खुश महसूस कर रहा था। जाने क्या वजह थी? मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं तो रोज ही इतना खुश होता हूँ। जिसको आप जैसी बहन मिल जाए वो क्यों न खुश हो। घर के सारे काम निपटा कर जब मैं बैठी तो वो अयान तेल लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, अन्नू दीदी, आप अपनी बाल को ले आइए, मैं आपके सर में मसाज कर देता हूँ। मुझे उसकी हरकतें अजीब लगती थीं। मैंने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मसाज की जरूरत नहीं है। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और खुद ही मेरे बालों से कैचर उतार कर कहने लगा, आप नखरे मत किया करें, किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या समस्या हो सकती है। आ जाइए, मैं आपके सर की मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वह मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रख कर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वह मेरे सरहाने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। अयान मुझसे 4 साल छोटा था मगर मुझे नाम से बुलाता था। कहता, आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहें और मैं आपकी लाड़ उठाता रहूं। वह मेरे बालों की मसाज कर रहा था और उसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना मजा आया कि मैं नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत जबरदस्त थी। मैंने उससे पूछा, ये कौन सा तेल है? वह बोला, ये बहुत ही खास तेल है, खास आपके लिए। आपके जो इतने हसीन बाल हैं ना, ये उन्हीं बालों के लिए बना है। उसकी बातें बहुत प्यारी थीं। मैं समझ नहीं पाती थी कि वह किस तरीके से बात कर रहा है। बहरहाल मसाज के दौरान ही मैं नींद में खोने लगी। कुछ देर बाद जब मेरी आँख खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज्यादा वजन रख दिया गया हो। पूरे बदन में दर्द सरायत कर रहा था। धीरे धीरे उठकर बैठी और आसपास देखने लगी। जब अपने भाई पर गौर किया, पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और गर्मी थी। यह सब क्या हो रहा था? मैं बड़ी मुश्किल से बेड से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से चलकर बाथरूम गई और फ्रेश हुई। अपनी हालत पर गौर किया तो ऐसा लगा जैसे मैंने सोया नहीं बल्कि कोई मेहनत वाला काम कर रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। घर में मेरे और उसके अलावा कोई नहीं था। फिर वो किसके साथ बात कर रहा था? मैं पहले किचन में पानी पीने गई मगर तब तक आवाज आनी बंद हो गई थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी जब वह व्यक्ति बैठक से निकला। उसके हाथ में काफी पैसे थे जिन्हें देखकर वह मुस्कुरा रहा था। मेरे माथे पर बल पड़े। अगले ही पल उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर कहने लगा, अन्नू आप उठ गयी। मैं चलते हुए उसके करीब आई। वह हड़बड़ाकर पैसे अपनी पैंट की जेब में डाल रहा था मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर कहा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वह नजरें झुका चुका था। कहने
कहने लगा, आप प्लीज पापा को मत बताना। मैं ताज्जुब में थी कि उसने ये पैसे पापा के क्यों नहीं दिए। मैंने सख्ती से पूछा तो वह सहम गया। कहने लगा, ये पैसे तो पापा के एक दोस्त ने कई साल पुराने कर्ज के रूप में लौटाए थे। मैंने सोचा था कि इनसे ही मोबाइल लूंगा, लेकिन उसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने कहा, हाँ, तुमने अच्छा किया। घर के हालात देखो किस कदर खराब हैं। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल लेने की बात कर रहे हो। वह शर्मिंदा था। मैंने वो पैसे रात को पापा को दे दिए थे। उस रात उसने मुझसे कोई बात नहीं की और जल्दी सोने चला गया। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब अयान अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। वह जितनी हैरान होती उतना कम था, क्योंकि वह अपने दोस्तों को सीधा लाउंज में ही ले आया था। उस वक्त मैं दुपट्टा उतारकर बर्तन धो रही थी। जब वह सब हंसते हुए अंदर आए, मैंने तुरंत दुपट्टा किया और फिर अयान को समझाने लगी कि यह क्या तरीका है। तुम जानते हो इस वक्त मम्मी पापा घर नहीं हैं, फिर भी इन लोगों को घर ले आए हो। अयान कहने लगा, यह मेरा घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं आपका ख्याल क्यों करूं? अच्छा खाना तैयार करो। मेरे बहुत खास दोस्त हैं। वह मुझसे काफी नाराज हो चुका था, मगर अब मैं क्या करती। खाना तो बनाना जरूरी था। मैं उसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी तो वह बोला, खाना परोसने भी तुम खुद ही आओगी। मुझे अयान का रवैया हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर वह ऐसे कैसे बदल सकता था। मैंने खाना टेबल पर लगा दिया। मैंने गौर किया कि उसके दोस्त बार बार मुझे घूर कर देख रहे थे। वे सभी अयान की उम्र से बड़े थे और अजीब तरीके से घूर रहे थे, जैसे कच्चा ही खा जाएंगे। मैं अपने कमरे में बंद होकर रह गई। जैसे ही वे गए तो मैं अयान पर फट पड़ी कि दोबारा तुम्हारे दोस्त मुझे इस घर में नजर न आए। मगर वह तो अगले ही पल मेरे गाल थाम कर कहने लगा, इतना गुस्सा कहाँ से आता है? उन्होंने नहीं आएंगे वे दोबारा। मगर आप इस बारे में मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएंगी। कैसा लड़का था यह, कभी प्यार जताने लगता तो कभी चिढ़ने लगता। बहरहाल मैंने हमें सर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। मुझे अयान की हरकतें कुछ मुश्किल सी लगने लगी थी, क्योंकि वह मुझे अजीब तरह से देखने लगा था। उस रोज भी जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए सोई तो अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुए। मैंने बौखलाकर आंखें खोली तो अयान मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मसाज दे रहा था। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, मगर वह कहने लगा, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे। इस घर में एक मैं ही हूँ जिसे आपकी इतनी फिक्र है। मम्मी पापा को तो काम से ही फुर्सत नहीं है। खैर मैं भी थक चुकी थी। आंखें बंद की और सोने लगी। अयान के हाथों के मसाज से मैं नींद की गहराई में खोने लगी थी, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बेतरतीब हो चुकी थी। बिस्तर पर एक शर्ट और एक मेल परफ्यूम पड़ा था। यह सामान किसका था? मैं तो कुछ भी बोल नहीं सकी। सर में इतनी तेज दर्द था कि मैं दोबारा बिस्तर पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी हो। मुझे पास में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, मगर कौन बोल रहा था यह मैं पहचान नहीं सकी। मुझे तो बस अयान की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे कमरे में मौजूद हो और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब मेरी आँख खुली तो सारा दृश्य मेरी नजरों के सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बेड की तरफ देखा, जहाँ शर्ट और परफ्यूम पड़े थे, मगर अब वहाँ कुछ भी नहीं था। आज फिर मेरी हालत बड़ी अजीब थी। मैं बच्ची तो नहीं थी जो यह सब कुछ समझ ना पाती। घर में मेरे और अयान के अलावा और कोई नहीं था। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा पूरा शरीर पानी से नहला दिया गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा शरीर दर्द से चूर था और रंगत भी बिल्कुल पीली हो चुकी थी। दिन ब दिन मैं कमजोर होती जा रही थी। उस दिन भी अयान मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं बहाना बनाकर अपने कमरे में आ गई थी। दिमाग में अजीब से विचार आने लगे थे। तबीयत भी काफी खराब थी। मेरी हालत देखकर माँ भी परेशान होने लगी। उन्होंने कहा कि वे अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी ताकि पता चल सके कि मुझे क्या समस्या है। उस रात मैं बार बार उठ रही थी और ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन मेरे माता पिता हमेशा की तरह अपने काम पर चले गए थे। उन्हें शायद मेरी परवाह नहीं थी। मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई, जहां अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। आखिर यह
सब मेरे साथ कौन कर सकता था? अयान मेरा भाई था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं उसे सगा भाई समझती हूँ। बात ऐसी थी कि किसी से छिपी नहीं थी कि मेरा सौतेला भाई है। वह मेरी माँ की दूसरी शादी से है, जबकि मैं माँ की पहली शादी की औलाद हूँ। इस तरह की बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही थीं। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने माँ बाप को यह बात बताऊं। अयान मेरा सौतेला भाई जब मेरे पास बैठता तो कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरे गाल खींच देता। एक दिन मैं अस्पताल गई और अबॉर्शन से पहले डॉक्टर से कहा कि इस बच्चे का DNA टेस्ट करे। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी और जब मैंने देखा तो मेरी सांसें थम गईं। जो मैं समझ रही थी वैसा कुछ नहीं था। बच्चा किसी और का था, लेकिन कौन हो सकता था? मैंने अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट कर दिया। एक दिन जब माँ बाप घर पर नहीं थे, अयान फिर मेरे पास आया और मेरे सिर की मालिश करने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि न सोऊं, लेकिन तेल में शायद बेहोशी की दवा थी। जैसे ही मैं उसे सूंघी बेहोश हो गई। 1 घंटे बाद होश आया। माँ बाप भी घर लौट आए थे। जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। अयान मेरे कमरे में अपने उबाश दोस्तों को लाता था जो मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे। अपना काम पूरा करने के बाद वे अयान को पैसे देते और चले जाते। यह जानकर मैं टूट गई थी। मैंने कमरे से बाहर जाकर अयान का गिरेबान पकड़ा और थप्पड़ों की बरसात कर दी। मम्मी पापा भी आ गए और पापा ने गुस्से से मेरे हाथ पकड़ लिए। होश में हो क्या? पागल हो गई हो? क्यों मार रही हो इसे? मैंने रोते हुए वीडियो दिखा दी कि यह जलील इंसान मेरे साथ क्या कर रहा था। वीडियो देखकर माँ फर्श पर गिर पड़ी। पापा को भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने अयान को पकड़कर बहुत मारा। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। अयान ने गुस्से में कहा, मैंने इसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की जरूरत थी। लोग इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी जरूरतें पूरी करनी थी, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। अपनी बहन की जिस्म फरोशी करवाई। मैं अपने कानों पर हाथ रख कर बस रोए जा रही थी। पापा ने उसे इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया, मगर जैसे तैसे खुद को उनसे छुड़वा कर घर से भाग गया और फिर कभी पलटकर उस घर में नहीं आया। मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज था, जिसका मैंने अबॉर्शन तो करवा दिया, मगर अयान ने जिस कदर घिनौना खेल मेरे साथ खेला था मैं मरते दम तक नहीं भूल सकूंगी। भाई वही होता है जो आपके सगे वालिदैन से हो। किसी भी अनजान मर्द के सहारे अपनी जवान जहान बेटी को छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि शैतान परस्त मर्द हर वक्त इस आड़ में रहते हैं कि वो किसी न किसी बिनती हवा की इज्जत को नीलाम करें। तुम्हें अपनी तमाम देखने और सुनने वाले से यही गुजारिश करूंगी कि हमेशा अपनी बेटियों को साथ पर्दे में रखें और कभी किसी भी अनजान मर्द के सहारे पे उन्हें अकेला ना छोड़े। इस सारे मामले में गलती किसकी थी? मेरे माँ बाप की, जो पैसा कमाने के चक्कर में बच्चों से बिल्कुल ही बेफिक्र हो गए थे, या फिर मेरी कि मैं अपने सौतेले भाई के साथ अकेली इस घर में रहती थी और उस पर हद से ज्यादा एतबार करती थी, उसे अपना सगा भाई समझती थी। तो दोस्तों, अपने और अपनी परिवार